टीजीटी पीजीटी का है ना। टीजीटी के 2024 के लिए 125 क्वेश्चन प्योर रूप से आपके कृषि के हैं या अदर एग्जाम में भी मदद करेंगे। 125 पैटर्न पर आधारित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी आपका 8 PM हम जो है क्लास ले रहे हैं। आज आपका ब्रह्मास्त्र नहीं है, ब्रह्मास्त्र भी लाएंगे आपका, कल आपका ब्रह्मास्त्र होगा। ठीक है, ठीक है। आज आपका प्रैक्टिस सेट है टीजीटी का, ठीक। कल आपका ब्रह्मास्त्र, उसके बाद फिर से टीजीटी का आपका प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो इतनी प्रैक्टिस करवानी है हमें कि बच्चे का सिलेक्शन केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके ही हो जाए, थ्योरी पढ़ना ही ना पड़े। इतने क्वेश्चन हमें करवाने हैं आपके, ठीक है। तो 125 पैटर्न पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रैक्टिस सेट 1 है आपका यूपी टीजीटी 2024 के लिए। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि शेयर करते रहिए, है ना। जो भी टीजीटी के छात्र हैं या फिर जो भी आपके भाई बंधु हैं उनको शेयर करते रहिए, ठीक है। तो भैया टीजीटी पीजी के लिए हम कोर्स कोई नहीं लाए हैं, ठीक है। हम सीधा बता रहे हैं, हमने कोई भी आपका कोर्स शुरू नहीं किया है टीजीटी पीजी, बस शुरू किया है तो 30+ टॉपिक प्रैक्टिस टेस्ट और आपके 30+ प्रैक्टिस सेट, ठीक। ये आपका जो है एग्जाम तक हम आपको ये देने वाले हैं मात्र 299 में। ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा आपके प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए प्रैक्टिस सेट। इसमें 30 टॉपिक प्लस टॉपिक वाले हैं, प्लस आपके जो है 30 आपके जो है आपके फुल सेट है। राम राम सभी के लिए, राम राम, ठीक है। तो आप जो है ये एप्लीकेशन पर उपलब्ध है दोनों चीज, और टीजीटी के लिए 25 फुल टेस्ट भी लेकर आए हैं। तो ये आप लोग लगा लीजिएगा बढ़िया से। 25 टेस्ट एग्रीकल्चर के और कंप्लीट एग्रीकल्चर रहेगा, 125 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक है। सेट आपका जो टीजीटी का जो 25 फुल टेस्ट है इसका प्राइस मात्र 199 रुपये है, ठीक है। ये 6 महीने के लिए है, ठीक। 199 में 6 महीने के लिए, ठीक। तो आप इसको जो है वाई कर सकते हैं। वैलिडिटी इसकी 6 महीने तक रहेगी, मतलब एग्जाम तक रहेगी। क्लास ही क्या आज है ना, क्लास टीजीटी पीजीटी की क्लास है आज, है ना। और यूपीएससी टीजीटी एंड पीजीटी के लिए कंप्लीट सिलेबस पीडीएफ बंडल नोट्स भी उपलब्ध है मात्र 499 में। तो ये भी आप विजिट करके वेबसाइट पर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, पहले सेट पेपर को। मैंने तो देखो ज़्यादा मैं चीज़ें लाया नहीं हूँ, बस नोट्स लाया हूँ, प्रैक्टिस टेस्ट लाया हूँ और सेट पेपर लाया हूँ, बस। इससे ज़्यादा देखो मैं क्लासेस नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरे पास स्टाफ है लेकिन लिमिटेड है, और एजीटीए की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, ठीक है। एक क्रैश कोर्स लाएंगे लेकिन जनवरी में लाएंगे, ठीक है। क्रैश कोर्स लाएंगे यूपी एजीटीए के लिए और टीजीटी के लिए, ठीक है, जो कि आपका जनवरी में लाएंगे, लेकिन अभी आपके लिए फिलहाल में यही उपलब्ध है। चलिए पहला क्वेश्चन है आज की प्रैक्टिस सेट का। हाँ, ये एक जरूर कहेंगे कि जो एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो टीजीटी वाला हो, चाहे एजीटीए वाला हो, चाहे वो एएफओ वाला हो, कोई भी हो, है ना। सभी के लिए सेशन इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर का क्वेश्चन वही रहने वाले हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से आ जाओ, शेयर कर दो जितना शेयर कर सको, है ना, अपने दोस्तों को, ठीक। पहला क्वेश्चन है भैया, गन्ना पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कब शुरू हुई थी? तो भैया गन्ना पर जो अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना है ये 1970-71 में शुरू हुई थी। कहाँ पर? लखनऊ में, है ना। एक कहाँ पर है आपका? लखनऊ में। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट किस पर? आपका गन्ना पर। कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर है ना, है ना। तो ये आपका 1970-71। अब भैया पहला जो अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना शुरू हुई थी वो कब हुई थी? 1957 में हुई थी, है ना। यहाँ ऑप्शन में नहीं है। 1957 में पहली जो अखिल भारतीय समन्वित परियोजना है वो मक्का पर शुरू हुई थी 1957 में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू की गई थी? नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज शुरू की गई थी, किस वर्ष में शुरू की गई थी भैया? बता दो आंसर। तो भैया 2 अक्टूबर। अब जैसे आपका जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था उसकी सफल हुआ, वो सफल होते ही आपके जो गवर्नमेंट है इन्हें एक्सटेंशन वर्कर की जरूरत पड़ी, प्रसार कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ी, तो इनने नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज जो है शुरू की थी, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर 2 अक्टूबर 1953 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लूपिंग। अगला क्वेश्चन कौन सा? लूपिंग किस फसल से संबंधित है? लूपिंग केला से संबंधित है, बाजरा, ज्वार या लूसन? किससे संबंधित है भैया लूपिंग? बताओ जल्दी से,
आपका जो लूपिंग है टर्म किससे संबंधित है? तो भैया ये किससे? ज्वार से संबंधित है। लूपिंग किससे संबंधित है बच्चों? ज्वार से संबंधित है। लूपिंग किससे संबंधित है भाई? ज्वार से संबंधित है। ज्वार से संबंधित है आपकी लूपिंग, ठीक। सॉरी, लूपिंग ज्वार से नहीं, आपका जो है लूसर्न से संबंध। सॉरी बच्चों, लूपिंग का संबंध आपका ज्वार से नहीं है, आपका जो है इसका संबंध किससे? आपका लूसर्न से, ज्वार से नहीं लूसर्न से। सॉरी 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 सॉरी। अगला क्वेश्चन है, ब्यूसनिंग प्रक्रिया किस फसल से संबंधित है? तो ये धान में होती हुई। ब्यूसनिंग किस में होता है? धान में होता है ना, ठीक है। तो आपका जो ब्यूसनिंग होती है वो किस में होती है? धान में होती है। धान में ब्यूसनिंग क्या होती है? क्रॉस। आपके जो बीड है खरपतवार के नियंत्रण के लिए आड़ी तिरछी जुताई की जाती है, किसमें? धान में। तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्यूसनिंग कहते हैं, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, बासमती चावल का परीक्षण भार क्या होता है? अभी थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस भी कराने वाले हैं इसमें, ठीक। बासमती चावल का परीक्षण भार क्या होता है? 20 ग्राम, 21 ग्राम, 24 ग्राम, 25 ग्राम। कितना होता है भैया? बासमती चावल का परीक्षण भार कितना होता है? जल्दी से बताओ, कितना होता है बासमती चावल का परीक्षण भार? तो आपका 21 ग्राम होता है। कितना होता है बच्चों? 21 ग्राम, ठीक। आवाज प्रॉपर आ रही है ना? ठीक है, आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला क्वेश्चन है, कपास की पानी की आवश्यकता क्या है? 200 mm, 800 mm, 600 mm या 700 mm। कितना पानी चाहिए होता है भैया? आपका जो कपास है, अजीत वर्मा जी को ललितपुर की धरती से नमस्कार। बताइए भाई क्या होगा आंसर? तो इसका वो 800 mm। कपास की जो पानी की आवश्यकता होती है ना बच्चों, वो कितनी होती है? 800 mm होती है। टीजीटी वालों जो एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग थोड़ा सा शेयर कर देना सेशन को, है ना। सेशन को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है भैया? शेयर करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जेथरो टुल को, पीटर डिक्रेसेंजी को, डी कंडोले निकोलस को। तो भैया पीटर डिक्रेसेंजी। पीटर डिक्रेसेंजी कौन है? सस्य विज्ञान के जनक। आज थोड़ा सा लेवल हमें पता है कि कम है, लेकिन धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाएंगे। देखो एक साथ लेवल नहीं बढ़ाया जाता, एक साथ लेवल बढ़ा देंगे तो आपको मनोबल गिर जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा आपका नंबर बढ़ाना है अभी, है ना, अभी नंबर बढ़ेंगे। टीजीटी आपका जो है मार्च या अप्रैल में है, सॉरी अप्रैल में है टीजीटी का पेपर, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? मूंगफली, मक्का, अलसी, धान। तो भैया अलसी जो है, अलसी आपकी जो लिंसीड है, ये खरीफ की नहीं है, ये किसकी? खरीफ की नहीं है, ये किसकी? आपकी रबी की फसल है। कौन सी? आपकी अलसी। अगला क्वेश्चन है, अब भैया पहले ये वैकेंसी कवर कराएं, उसके बाद नई वैकेंसी आएगी, है ना। अगला क्वेश्चन है, अंतर सस्सीय क्रियाओं का अर्थ है के लिए खुरदरा करना, विरलन करना, खरपतवार नष्ट करना, अनुकूलतम पौधा अनुरक्षण के लिए। जो अंतर सस्सीय जो क्रियाएं की जाती हैं वो किस लिए की जाती हैं? तो भैया हम इंटर कल्टीवेशन करते हैं, किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं भैया? आपके खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। आपने देखा होगा इंटर कल्टीवेशन जब हम करते हैं, कभी कभी मिट्टी चढ़ाना भी होता है, तो वो आपका खरपतवार के लिए। लेकिन ज्यादातर जो इंटर कल्टीवेशन या फिर कहीं अंतर सस्सीय क्रियाएं जो की जाती हैं, खरपतवारों के नियंत्रण के लिए की जाती हैं। गन्ना प्लस आलू की सह फसल प्रणाली है शरदकालीन ऋतु की, जायद ऋतु की, बसंतकालीन ऋतु की या वर्षाकालीन। अब भैया गन्ना के साथ आलू बो रहे हो तो किस समय की जो है आपकी सह फसल प्रणाली है? तो ये है आपकी जो है शरदकालीन ऋतु की। गन्ना के साथ आलू बो रहे हो, कौन सी है? शरदकालीन ऋतु की है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, पिछली फसल की कटाई के पूर्व उसी खेत में अगली फसल की बुआई करना। सहफसली खेती, मिलवा खेती, अनुपज सस्यन, रिले सस्यन, इनमें से कोई नहीं। तो भैया जब आप जो है यहाँ पर देखो हमें 125 क्वेश्चन कराने हैं, तो हम सीधा आंसर बोलते जाएंगे, मतलब कि आंसर बताते जाएंगे, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे इस पर, ठीक है। तो पिछली फसल की कटाई के पूर्व उसी खेत में अगली फसल, मतलब पहली फसल कटी नहीं है, उससे पहले आपने दूसरी फसल बो दी है, तो उसे हम कहते हैं बच्चों अनुपद सस्यन या रिले सस्यन।
इसे क्या कहते हैं, रिलीज सस्पेंशन या अनुपद सस्पेंशन। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्याज में तीखेपन का प्रमुख कारण क्या है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, डाइएलाइल डाइसल्फाइड, आइसोथायोसाइनेट, कैप्साइसिन। तो भैया आपका जो प्याज में तीखापन होता है, पुंजेंसी जो होती है वो किससे होती है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होती है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। और बाकी आपका जो लहसुन है भाई, लहसुन, लहसुन के अंदर जो तीखापन होता है या जो सुगंध होती है वो डाइएलाइल डाइसल्फाइड के कारण होती है, डाइएलाइल डाइसल्फाइड के कारण होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अजमेर, आनंद, कालीकट या नई दिल्ली के अंदर? तो भैया आपका जो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान है ये आपका कहाँ पर है? आपका कालीकट। कहाँ पर है? कालीकट केरल के अंदर है, कालीकट केरल के अंदर है आपका, है ना। परिणाम सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, तिल के फाइलोडी रोग का वाहक कीट कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, सफेद मक्खी, लीफ माइनर, एफिड। बेसिकली जो फाइलोडी है ये आपका माइकोप्लाज्मा से होता है, लेकिन इसका वाहक माइकोप्लाज्मा नहीं है। ठीक, तो बताइए क्या हुआ सही आंसर? तो जो लीफ माइनर होता है वो तिल में फाइलोडी रोग का क्या होता है? वाहक होता है। चारे वाली फसलों की रानी कौन कही जाती है? बरसीम, रिचका, जई, इनमें से कोई नहीं। चारे वाली फसलों की रानी जो कही जाती है वो रिचका कही जाती है ना। लूसर्न को चारे वाली फसलों की रानी कहते हैं। राजा कौन है चारे वाली फसलों का? वो आपका बरसीम है ना। चारे वाली फसलों की जो रानी कही जाती है वो कौन है? रिचका। अगला क्वेश्चन, अरहर की प्रथम संकर किस्म ICPH 8 किस संस्थान ने विकसित की थी? IIPR कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर, SBI कोयम्बटूर, शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर। बेसिकली जो ICPH 8 है ये किसने डेवलप की थी? आपकी हैदराबाद से डेवलप हुई थी। कहाँ से डेवलप हुई थी बच्चों? हैदराबाद, इक्री सेट हैदराबाद से, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ICPH 8 जो किस्म है ये किसने डेवलप की थी? आपकी हैदराबाद ने, या फिर सॉरी इक्री सेट ने हैदराबाद ने जो है डेवलप की थी, है ना। तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद ने डेवलप की थी ICPH 8। ठीक, अगला क्वेश्चन, मक्का में सफेद कलिका रोग का कारण क्या है? कैल्शियम की कमी, जिंक की कमी, बोरॉन की कमी या आयरन की कमी? मक्का का जो सफेद कलिका रोग होता है भाई वो किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। किससे होता है भाई? जिंक की कमी से आपका जो है क्या होता है? सफेद कलिका रोग मक्का के अंदर, है ना। अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न। इसका पेपर TGT का पेपर आपका अप्रैल में होने वाला है, तो बढ़िया से तैयारी करते रहना, है ना। प्रैक्टिस हम कराएंगे आपकी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करने की स्थायी विधि? पास्चुरीकरण, कैनिंग, ब्लांचिंग, नमी को बाहर निकालना, नमी को कम कर देना, नमी को बाहर निकाल देना, नमी को कम कर देना या बाहर निकाल देना आपका क्या कहलाता है? आपका जो है संरक्षण की स्थायी विधि होती है। निम्न में से मार्मलेट तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त फल? माम, लीची, अमरूद, आम और संतरा। कौन सा है भैया मार्मलेट के लिए? तो भैया आपका संतरा है। मार्मलेट के लिए कौन सा है? संतरा है। संतरा आपका क्या है? मार्मलेट तैयार करने के लिए उपयुक्त फल है। अगला क्वेश्चन, गुलाब के फूल के पंखुड़ी का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटीन, एंथोसायनिन। जो गुलाबी रंग होता है, सॉरी लाल रंग होता है गुलाब की पंखुड़ियों का, वो किसके कारण होता है? तो एंथोसायनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों? एंथोसायनिन के कारण होता है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्याज और लहसुन का घातक कीट है? कौन सा है यहाँ पर? कौन सा कीट है? मिलीबग, थ्रिप्स, बल्ब वेदक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा जो है प्याज और लहसुन का घातक कीट है भैया? घातक कीट तो भैया वो है थ्रिप्स। कौन है? थ्रिप्स है। ठीक, शेयर कर देना TGT PGT वाले ग्रुप में, जो भी आपके TGT PGT वाले भाई बहन हो उनको शेयर कर देना, है ना। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है? गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, कानपुर। केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला किस शहर में है भैया? बताओ जल्दी से। तो भैया ये आपके जो है फरीदाबाद के अंदर है। कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर। टिक्का रोग लगता है कपास में, सरसों में, मूंगफली में, गन्ने में। तो भैया मूंगफली के अंदर लगता है, सर्कोस्पोरा के कारण होता है ना। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा।
अर्ली लीफ स्पॉट और लेट लीफ स्पॉट दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? टिक्का रोग कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, गेहूं का ढीला कंडवा रोग होता है, एक मिट्टी जनित रोग है, वायु जनित रोग है, बीज जनित है, उपरोक्त सभी प्रकार है का है। तो भैया जो मिट्टी का ढीला कंडवा होता है वो कैसा है भाई? बीज जनित है। कैसा है बच्चों? बीज जनित है। ढीला कंडवा कैसा है? बीज जनित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर कवकनाशी है? थीरम, कैप्टाफॉल, जीरम या जिनेम? सल्फर कवकनाशी कौन सा है भाई? यहां पर पूछा गया है कौन सा आपका एक है सल्फर कवकनाशी है। तो सल्फर कवकनाशी कौन सा है? कैप्टाफॉल। कैप्टाफॉल कैसा है आपका? सल्फर कवक। अगला क्वेश्चन, पौधों में बीज बनने के लिए क्या आवश्यक है? पौधों में बीज बनने के लिए क्या है? अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, द्विसूत्री विभाजन, माइटोसिस, नर वांझपन, उपरोक्त सभी। क्या चाहिए भैया बीज बनने के लिए आपके पौधों में? तो भैया अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस जो है होना चाहिए। लैंगिक पौधों, देखो मियोसिस लैंगिक प्रजनन में यूज होता है और अलैंगिक में क्या होता है आपका जो है द्विसूत्री विभाजन या माइटोसिस होता है। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, जब एक एफ1 संकर अपने माता पिता में से एक के साथ संकरण कराया जाता है तो क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, बृहद चुनाव या इनमें से कोई नहीं। एफ1 संकर को अपने माता पिता के साथ क्रॉस करवा रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बैक क्रॉस। क्या कहते हैं बच्चों? बैक क्रॉस कहते हैं। नमस्ते। अगला क्वेश्चन है, बीटी कपास एक अनुवांशिक रूप से परिवर्तित या कपास किस्म है जिसमें आपका होता है कीटनाशक सहिष्णुता, कवकनाशक सहिष्णु, खरपतवारनाशी सहिष्णु या इनमें से कोई नहीं। तो भैया बीटी जो है आपका कीटनाशक सहिष्णु है। कैसा है भाई? कीटनाशक सहिष्णु है। कैसा है बच्चों? कीटनाशक सहिष्णु है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, राइबोसोम का क्या कार्य है? श्वसन करना, प्रकाश संश्लेषण करना, प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाशीय श्वसन। राइबोसोम क्या कार्य करता है भैया? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है कौन? आपका जो है राइबोसोम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में जल अपघटनीय एंजाइम की प्रचुर मात्रा होती है? जल अपघटनीय एंजाइम की प्रचुर मात्रा होती है, किस कोशिकांग में होती है भाई? किस कोशिकांग में होती है? अंतःप्रद्रवी जालिका। ऑप्शन में यहां पर लिख रहा हूं, आपको मेंशन कर रहा हूं ऑप्शन, है ना। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है अंतःद्रव्यी जालिका, अंतःद्रव्यी जालिका। ऑप्शन बी है बच्चों लाइसोसोम, लाइसोसोम। ठीक है। ऑप्शन सी है बच्चों आपका स्फेरोसोम, स्फेरोसोम। ठीक है। ऑप्शन डी है, डी में यहां लिख दे रहा हूं आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ कि आपका जो निम्नलिखित किस कोशिकांग में जल अपघटनीय एंजाइम की प्रचुर मात्रा होती है? तो बताओ बच्चों कहां पर होती है? तो आपकी लाइसोसोम में। कहां पर होती है? लाइसोसोम में। ऑप्शन भी यहां पर राइट होगा। लाइसोसोम के अंदर जो है जल अपघटनीय एंजाइम की मात्रा क्या होती है? प्रचुर मात्रा में होती है ना। तो यहां पर क्या होगा? ऑप्शन बी लाइसोसोम होगा। 30 का बी है लाइसोसोम। मैं ऑप्शन दिखाई दे रहा हूं आपको। बी आंसर है भैया आपका, लाइसोसोम है इसका आंसर। लाइसोसोम में पाया जाता है। जल अपघटनीय क्रिया किसमें होती है? आपकी लाइसोसोम में होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है आपका नारंगी प्रकाश में, हरे प्रकाश में, नीले और लाल प्रकाश में या पीले प्रकाश में? तो भैया ये आपका नीले और लाल प्रकाश में होता है। किसमें होता है भाई? नीले और लाल प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण अधिक किसमें होता है भैया? आपका जो है किसमें होता है? आपका नीले और लाल प्रकाश में। अगला क्वेश्चन,
श्वसन प्रक्रिया में पौधे दिन में गैस अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो भैया दिन में तो कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। रात में कौन सी अवशोषित करते हैं? ऑक्सीजन को, है ना। आपके जो पौधे होते हैं दिन में तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रात में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रात में उल्टी प्रक्रिया होती है, इसलिए कहते हैं कि रात के समय हमें पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन, DUS परीक्षण निम्न में से किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? सिंचाई, फसल किस्मों से भिन्नता, पशु किस्मों के लिए दूध की शुद्धता। DUS परीक्षण किस लिए किया जाता है? तो फसल किस्मों से भिन्नता को परीक्षण करने के लिए, फसल किस्मों से भिन्नता के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन, अरे जहां आपकी ऑक्सीजन की कमी होती, मतलब वहां बोल रहे हैं हम, है ना। एक एकल स्वनिषेचित समयुग्मजी की संततियों को क्या कहते हैं? एक एकल स्वनिषेचित समयुग्मजी की संततियों को क्या कहते हैं? संश्लिष्ट, क्लोन, शुद्ध वंशक्रम, समयुग्मजी। क्या कहेंगे भैया? क्या कहेंगे? तो भैया यहाँ हम कहेंगे इसे आपका शुद्ध वंशक्रम। एक एक एकल स्वनिषेचित समयुग्मजी की संततियों को क्या कहते हैं भाई? शुद्ध वंशक्रम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, 35वां प्रश्न है भाई, संकर धान में नरबंध लाइन की शुद्धता को बनाए रखने हेतु प्रमाणित बीज की उचित अलगाव दूरी अपनाई जाती है। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर या 300 मीटर। कितनी अलगावदारी? नरबंध लाइन की शुद्धता को बनाए रखने हेतु प्रमाणित बीज की उचित अलगाव दूरी अपनाई जाती है। कितनी अपनाई जाती है? तो इसमें अपनाई जाती है आपकी 100 मीटर। वो आपने 3 मीटर पढ़ा होगा वो नॉर्मल केस में, लेकिन नरबंध लाइन की शुद्धता की बात कर रहा है, यहाँ पर मेल स्टेरिलिटी की बात हो रही है। सामान्य में तो आप 3 मीटर ही रखोगे, लेकिन नरबंध लाइन में है ना, तो 100 मीटर रखनी पड़ेगी। कितनी? 100 मीटर। अगला क्वेश्चन, नहरों के आसपास वाली भूमियां निम्न में से किस प्रकार की हो जाती हैं? तो आप सभी को पता है कैसी हो जाती हैं? लवणीय हो जाती हैं। नहरों के आसपास की भूमियां कैसी हो जाती है? लवणीय। कौन सा धनायन आसानी से अवशोषित हो जाता है? तो के प्लस, है ना। सी प्लस प्लस नहीं, के प्लस जो है आसानी से अवशोषित हो जाता है। कौन सा धनायन आसानी से अवशोषित हो जाता है? के प्लस। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 38 है भाई, किसने 16 पोषक तत्वों को आवश्यक कहा? तो अर्नोन और स्ट्राउट ने। किसने कहा भैया? 16 पोषक तत्वों को किसने आवश्यक कहा? तो अर्नोन और स्ट्राउट ने। किसने आवश्यक कहा भैया? अर्नोन और स्ट्राउट ने जो है 16 पोषक तत्वों को आवश्यक कहा। अगला क्वेश्चन, नत्रजन एवं सल्फर तत्वों की आपूर्ति के लिए एक नया उर्वरक कौन सा आया है? तो देखो भैया, एक सल्फर कोटेड जो है यूरिया आया है, जिसे हम यूरिया गोल्ड कहते हैं। ये गोल्डन कलर का होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? यूरिया गोल्ड कहते हैं। इसमें 37% तो क्या होता है आपका? नत्रजन होता है। 70% क्या होता है आपका? सल्फर होता है। यह बेसिकली आपकी दलहनी व तिलहनी में आपकी सल्फर की आपूर्ति को पूरा करने के लिए जो है ये जो है यूरिया आपका बनाया गया। तो भैया यहाँ पर यूरिया गोल्ड राइट आंसर हो जाता है। नत्रजन एवं सल्फर तत्वों की आपूर्ति के लिए नया उर्वरक कौन सा आया है आपका? यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, कितनी होती है भैया? 46%, 45%, 37% या 25%। तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि भैया यूरिया गोल्ड में 37% क्या होता है? क्लास गई नहीं है? रुकना बच्चों, जरा सा रुकना। एक मिनट रुकना बच्चों, 1 मिनट, 1 मिनट, जस्ट मिनट रुको।
अरे भैया कोई लो बैटरी नहीं हुई है, थोड़ा सा कॉल आ गया था, मैंने अभी एरोप्लेन मोड पे डाल दिया है मोबाइल, है ना। कोई कॉल नहीं आया है। एक अब मैंने एरोप्लेन मोड पे डाल दिया फोन को मैंने एरोप्लेन मोड पे डाल दिया है, ठीक है। अब सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, वो कॉल आ गया था, मैंने एरोप्लेन मोड पे डाल दिया, अब कोई कॉल नहीं आएगा, इस वजह से वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, बैटरी लो नहीं हुई है, ठीक है। अरे हरित क्रांति नहीं हुई है, हम आ गए हैं वापस, है ना। थोड़ा सा कॉल आ गया था, इस वजह से वो मैंने फिर मैनेज किया। अगला क्वेश्चन है, यूरिया गोल्ड में सल्फर की मात्रा कितनी होती है। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ उसके लिए। यूरिया गोल्ड यूरिया गोल्ड में सल्फर की मात्रा होती है 16%, 15%, 17%, 25%। तो भैया 17% होती है। कितनी होती है? 17%। यूरिया गोल्ड में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? 17% होती है। अगला क्वेश्चन है, ओ संस्तर अनुपस्थित होता है कार्बनिक मृदा में, खेती योग्य मृदा में, वन मृदा में, इनमें से कोई नहीं। तो भैया ओ संस्तर हमें कहाँ नहीं दिखा? जहां पर खेती होती है। खेती होती है तो हम क्या करते हैं? ओ संस्तर को हटाते जाते हैं, मतलब जुताई करते जाते हैं तो गायब हो जाता है ना। तो ओ संस्तर कहाँ नहीं होता? हमारी खेती योग्य मृदा में नहीं देखने को मिलता है, खेती योग्य मृदा में नहीं देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, नई जलोढ़ मृदा कहलाएगी तो नई जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, ठीक। नई जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं बच्चों? खादर कहते हैं। नई जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं? खादर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, बेंच टेरेस में भूमि का ढलान प्रतिशत कितना होता है? 16 से 33%। भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है तो भैया आपकी नलकूप से की जाती है। ज्यादातर जो आपकी सिंचाई की जाती है भारत में वो किससे की जाती है? नलकूप से, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 46 है, फसल अवधि के दौरान आवश्यक जल की गहराई को क्या कहा जाता है? फसल अवधि के दौरान जो आवश्यक गहराई होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका डेल्टा। डेल्टा कहते हैं आवश्यक गहराई को। अगला क्वेश्चन, माइक्रो वाटर सेट के लिए क्षेत्र है 5000 हेक्टेयर से अधिक, 10,000 से 5,000, 100 से 1,000 या 1 से 100, कितना चाहिए होता है? तो भैया आपके जो माइक्रो वाटर सेट होता है इसके लिए कितना चाहिए होता है? आपका 100 से 1,000 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, है ना, मैं बोल दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सिंचाई की कौन सी विधि फल वृक्षों की सिंचाई के लिए उपयुक्त है? तो यह फल वृक्षों के लिए कैसी सिंचाई, कौन सी सिंचाई चाहिए? क्यारी विधि, सीमा पट्टी, नाली विधि या थाला विधि? तो यह थाला विधि उपयुक्त होती है। आपकी जो सीमा पट्टी वाली सिंचाई है, ठीक है, सॉरी थाला विधि है, फल वृक्षों के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन, वायु अपर्दन की वह अवस्था जिसे किसान की मृत्यु कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? परत अपर्दन या सीट इरोजन। डेथ ऑफ फार्मर किसे कहा जाता है? परत अपर्दन। परत अपर्दन में क्या होता है कि आपके जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना वो आपके एक है पानी के साथ बह जाते हैं, मिट्टी के साथ बह जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, है ना। अगला क्वेश्चन, पत्तियों में भी आकार की हरिमाहीनता का कारण है? तो भैया भी आकार की जो हरिमाहीनता आती है ना वो नाइट्रोजन की कमी से आती है। किसकी कमी से? आपका नाइट्रोजन की कमी से। नाइट्रोजन की कमी से भी से आपके जो है सॉरी हरिमाहीनता देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रसार शिक्षा के जनक कौन है भैया? अल्बर्ट मेयर, केएन सिंह, स्पेंसर हैच या एफएल ब्रायन? भारतीय भारतीय प्रसार शिक्षा के जनक, तो भारतीय प्रसार शिक्षा के जनक कौन है भाई? केएन सिंह है। केएन सिंह क्या है? भारतीय जो है प्रसार शिक्षा के जनक है। अगला क्वेश्चन, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? स्वरोजगार स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसे ट्राइसेम के नाम से भी जानते हैं। 1974, 1975, 1979 या 1969 कब शुरू हुआ था भैया ट्राइसेम आपका? बताओ जल्दी से। हाँ, लीगन्स विश्व में है।
राइट आंसर की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाता है आपका 1989। 1979 में आपका जो है स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, कृषि विज्ञान केंद्र की सफलता का श्रेय किसको दिया जाता है? डॉक्टर परोदा को, डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता या डॉक्टर मंगल राय? तो डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को कृषि विज्ञान केंद्र की सफलता का श्रेय दिया जाता है। किसे? डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1947, 1948, 1949 में, 1950 में? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भैया आपकी जो योजना आयोग है इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1950 के अंदर हुई थी, 1950 में, 1950। अगला क्वेश्चन है, संचार की कला है सीखना, अनुभूति, सुनना या सोना? तो ये संचार की कला क्या है? सीखना है ना। संचार की कला क्या है भाई? संचार की कला है आपका सीखना। गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या नरेंद्र मोदी ने? गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? तो भैया ये दिया था इंदिरा गांधी ने, है ना। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है? घोषणा की बात कर रहा है भैया, तो घोषित कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। सिफारिश करने कई बार हम बता चुके हैं कि जो आपका एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसकी सिफारिश कौन करता है भाई? सिफारिश तो सीएसईपी करता है, लेकिन आपका जो एक है घोषणा करने का काम कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, किसी कंपनी द्वारा उत्पादित उत्पाद के लिए केवल एक खरीदार का होना जाना जाता है? अल्पाधिकार, क्रेता, एकाधिकार, द्वाधिकार या एकाधिकार? किसी कंपनी द्वारा उत्पादित उत्पाद के लिए केवल एक खरीदार का होना क्या दिखलाता है? तो भैया ये दिखलाता है आपका क्रेता एकाधिकार, क्रेता एकाधिकार। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत प्रथम बार प्रतिपादित किया था? उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मार्शल ने। किसने प्रतिपादित किया था? मार्शल ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 60 है, 60वां प्रश्न है भाई, 60वां प्रश्न दिया हुआ है, उत्पादन की लागत का सिद्धांत प्रयोग करते हुए न्यूनतम की जा सकती है? लाभ का नियम, अवसर मूल्यों का नियम, न्यूनतम मूल्य संयोजन का नियम, मूल्य सिद्धांत। उत्पादन की लागत किसका कौन सा सिद्धांत प्रयोग करेंगे? तो भैया इसके लिए हम प्रयोग करेंगे न्यूनतम मूल्य संयोजन का नियम का सिद्धांत, न्यूनतम मूल्य संयोजन का नियम का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल, सबसे मतलब कि एक है लंबी नस्ल कौन सी है? ऊंची। तो भैया सबसे ऊंची नस्ल तो एक ही है भैया, नेल्लोरे। कौन सी है? नेल्लोरे है। अगला क्वेश्चन, सूकर में गर्भधारण अवधि होती है 114 दिन, 148 दिन, 160 दिन, 280 दिन? तो 114 दिन की अवधि होती है गर्भधारण अवधि। सूकर में गर्भधारण अवधि कितनी होती है? 114 दिन की होती है। सूकर में गर्भधारण अवधि कितनी होती है? 114 दिन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गाय का विषाणु जनित रोग है? निम्न में से कौन सा गाय का विषाणु जनित रोग है? आपका खुरपका, मुंहपका, एंथ्रेक्स, गलघोंटू या थनैला? विषाणु जनित। तो ये जो खुरपका मुंहपका ये वायरल डिजीज है। खुरपका मुंहपका कौन सा है? वायरल डिजीज होता है, वायरल डिजीज होती है खुरपका मुंहपका। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राजकीय मीन तो भैया सभी को पता है कौन सी है? चित्ताला, चित्ताला है ना, चित्ताला। राजकीय मीन कौन सी है भैया? चित्ताला है। अगला क्वेश्चन, रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? आपका सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। मक्के में सफेद कली के लिए किस पोषक तत्व की कमी जिम्मेदार है? तो जिंक की कमी जिम्मेदार है ना। सॉरी बच्चों, ये दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना। आपका जो इस मक्के में सफेद कली किस पोषक तत्व की कमी के लिए जिम्मेदार है? तो आपका जिंक की कमी, जिंक की कमी जो है जिम्मेदार है। साइडर किण्वित वाइन से तैयार किया जाता है? अंगूर से, स्ट्रॉबेरी, आम या सेब? साइडर इस एक जो है किण्वित वाइन है, किससे जो है आपकी प्रिपेयर की जाती है? तो भैया साइडर आपका सेब से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? सेब से। अगला क्वेश्चन, गुलाब में किस माह के दौरान फूलों की आवश्यकता की तिथि से ठीक 45 दिन पहले छटाई की जाती है? जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, अक्टूबर, दिसंबर? इनमें से कोई नहीं। बताओ बच्चों जल्दी से। तो भैया आपका जो गुलाब है इसमें कब छटाई की जाती है? आपकी अक्टूबर से दिसंबर के बीच, अक्टूबर से दिसंबर के बीच। अगला क्वेश्चन, क्योंकि फ्लावरिंग कब आती है? फरवरी मार्च में आती है ना।
ग्लेडियोलस पौधों की व्यावसायिक प्रसार विधि क्या है? ग्लेडियोलस पौधों की व्यावसायिक प्रसार विधि बीज, कलमों द्वारा, ग्राफ्टिंग या कॉम द्वारा, किसके द्वारा होता है भैया? तो आपका जो होता है किसके द्वारा होता है? बीज द्वारा, सॉरी, ग्लेडियोलस पौधों की जो प्रसार प्रसार होता है वो किसके द्वारा होता है? कॉम द्वारा होता है। ग्लेडियोलस का, सॉरी बच्चों, कॉम द्वारा होता है, कॉर्म 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 के द्वारा होता है। ठीक, किसके द्वारा होता है? कॉर्म के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मीठे संतरे के प्रसार की सबसे आम विधि, मीठे संतरे या स्वीट ऑरेंज के प्रसार की सबसे आम विधि टी बडिंग या पैच बडिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग या बीज, क्या है भाई? तो इसकी जो आम विधि कौन सी है आपकी? टी बडिंग और पैच बडिंग। मीठे संतरे की प्रसार की विधि कौन सी है? टी बडिंग या पैच बडिंग। अगला क्वेश्चन, अमरूद का व्यावसायिक प्रचार किया जाता है, प्रसार किया जाता है, प्रसार मतलब प्रवर्धन किया जाता है, कैसे किया जाता है? बीज द्वारा, ग्राफ्टिंग, स्टूल या एयर लेयरिंग, उत्तक संवर्धन। तो इसमें आपकी स्टूल लेयरिंग या एयर लेयरिंग अपनाई जाती है। किसमें आपका अमरूद का व्यवसाय जो प्रवर्धन किया जाता है स्टूल या एयर लेयरिंग के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, बीटी कपास में प्रोटॉक्सिन के रूप में पौधे के उत्तकों में मौजूद बीटी टॉक्सिन के कारण सक्रिय टॉक्सिन में परिवर्तित हो जाता है। कीड़ों की आंत का क्षारीय पीएच, कीड़ों की आंत का अम्लीय पीएच, आंत के सूक्ष्म जीवों की क्रिया, आंत के में रूपांतरण कारकों की उपस्थिति। तो ये आंत का जो पीएच होता है ना, वो कैसा होता है भाई? आपका जो है क्षारीय पीएच। कीड़ों की आंत का क्षारीय पीएच जो है क्या बनाता है? अरे भैया ये टीए का थोड़ी ना सेट पेपर है, ये टीजीटी का टेस्ट सेट पेपर है ना। आज का सेट पेपर टीजीटी का है। मनप्रीत जी, आज यूपी जी के कंप्यूटर कहां से आ जाएगी? ब्रह्मास्त्र थोड़ी ना है, आज ब्रह्मास्त्र नहीं है। बीटी कपास में प्रोटॉक्सिन के रूप में पौधों के उत्तकों में मौजूद जो बीटी टॉक्सिन है कीड़ों की आंत की क्षारीय पीएच के कारण सक्रिय टॉक्सिन में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, धान में बोनेपन के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है? डीजी वूजीन। डीजी वूजीन क्या है? जिम्मेदार है धान में बोनेपन के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक गेहूं के खेत में 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में कितने टिलर पाए जाते हैं? एक गेहूं के खेत में 1 वर्ग मीटर कितने टिलर पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं कितने? आपके 230 से 340। कितने टिलर पाए जाते हैं? 203 से 340। कोई नहीं भाई, थोड़ा सा थंबनेल देख लेते, टीजीटी का है या एजीटीए का है। कल लेंगे आपका ब्रह्मास्त्र एजीटीए वाला, ठीक है। ब्रह्मास्त्र भी आपके 30 सेट हो गए, 10 और बचे हैं, तो वो भी हम जो है इसी महीने जो है खत्म करवा देंगे। जनवरी से आपके प्रैक्टिस सेट फुल वाले शुरू कराएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों और फलियों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या है? साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। पत्तियों और फलियों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण किसके अंदर भैया? चने के अंदर। किसके अंदर बच्चों? चने के अंदर, सॉरी चना हम भूल गए। तो मैलिक एसिड। खट्टापन किससे होता है? पत्तियों और फलियों में जो खट्टापन होता है वो किसके कारण होता है? मैलिक एसिड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है, जौ के दानों के लिए आदर्श भंडारण नमी प्रतिशत। जौ के दानों के लिए आदर्श भंडारण नमी प्रतिशत। हाँ, चने की पत्तियों में, सॉरी वहां पर चना लिखना भूल गए। ब्रह्मास्त्र में फुल 25 फुल सेट करें, कोर्स में करा देंगे, ठीक है। 5 से 7%, 15 से 17, 20 से 22 या 10 से 12 कितना रखा जाता है भैया भंडारण के लिए? आपका नमी प्रतिशत। तो भैया जौ के लिए कितना चाहिए होती है नमी? आपका 10 से 12%। अगला क्वेश्चन, ज्वार की फसल के लिए किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में अनुशंसित एनपीके अनुपात क्या है? 80 40 30, 90 45 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 100 अनुपात 50 अनुपात 40 केजी प्रति हेक्टेयर, 110 अनुपात 55 अनुपात 45 केजी प्रति हेक्टेयर, कितना चाहिए होता है? ये एग्रीकल्चर के एजीटीए वालों के लिए हेल्प करने वाले हैं, सबके लिए हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर 100 अनुपात 50 अनुपात 40, जो एनपीके रेशियो होता है 100 अनुपात 50 अनुपात 40। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। ड्रिलिंग विधि का उपयोग करते समय जूट के लिए अनुशंसित बीज दर क्या है?
3 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 9 से 11 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 12 से 14 कितना चाहिए होता है। ड्रिलिंग विधि से जूट में बीज दर कितनी है, तो भैया बीज दर कितनी है आपकी 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। किस राज्य को भारत का सरसों राज्य कहा जाता है, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो राजस्थान को हम मस्टर्ड स्टेट के नाम से जानते हैं, भारत की मस्टर्ड स्टेट के नाम से जानते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है, 80वां प्रश्न है। जल प्रबंधन कार्यक्रम के अनुसार लाल मिट्टी में बुआई के कितने दिन बाद दूसरी सिंचाई करनी चाहिए, तीसरे दिन, चौथे दिन, 7वें दिन या 9वें दिन, कब करनी चाहिए जल प्रबंधन कार्यक्रम के अनुसार। तो भैया कब करनी चाहिए आपका जो है तीसरे दिन, है ना। जल प्रबंधन कार्यक्रम के अनुसार लाल मिट्टी में बुआई कितने दिन बाद दूसरी सिंचाई करनी चाहिए, तीसरे दिन। लाल मिट्टी और भारी मिट्टी के बीच सिंचाई कार्यक्रम की तुलना करते समय चौथी सिंचाई के दिनों में क्या अंतर रहेगा। तो भैया ये आपका ब्रह्मास्त्र में शायद कराए है ना। तो 4 दिन का अंतर रहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है, 82वां प्रश्न है। सिंचाई अनुसूची के अनुसार किस प्रकार की मिट्टी को अधिक बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो किसको चाहिए, लाल मृदा को चाहिए, काली को चाहिए नहीं, भारी को चाहिए नहीं, ये बेसिकली के लिए ही होते हैं। इन्हें जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा वैसे ही होती है ना। तो लाल मृदा। गेहूं का छिलका सेलिंग प्रतिशत कितना होता है, 30%, 75, 60, इनमें से कोई नहीं। गेहूं का छिलका प्रतिशत सेलिंग परसेंट कितना होता है भाई, तो आपका 60%। सेलिंग परसेंट कितना होता है गेहूं में, 60%। गेहूं के दाने की केंद्रीय जिगजैग धुरी को क्या कहते हैं, भूसा, कैरियोप्सिस, रेचिस, लेमा। तो आपका जो है रेचिस कहा जाता है। केंद्रीय जिगजैग धुरी, जिगजैग धुरी कौन सी होती है, ये वाली जिगजैग धुरी, है ना, जिसपे आपकी क्या लगी होती है, आपके दाने लगे होते हैं, है ना। तो यहां पर इसे क्या, जिगजैग धुरी को क्या कहते हैं भैया, रेचिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 85 है, भारी मृदा के लिए दूसरी और तीसरी सिंचाई के बीच अंतराल कितना होना चाहिए। भारी मृदा में दूसरी और तीसरी सिंचाई के बीच अंतराल कितना चाहिए होता है, तो भैया 5 दिन का अंतराल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आम की उत्परिवर्ती किस्म है, रोजिका, रुमानी, रत्ना, सिंधु। भैया रोजिका आपकी उत्परिवर्ती है, सिंधु आपकी पहली सीडलेस या बीज रहित किस्म है, ठीक है। राइट आंसर रोजिका। फसलोत्तर प्रबंधन में मात्रात्मक हानि का प्राथमिक कारण क्या है, उत्पादन के आकार में वृद्धि, नमी का वाष्पीकरण और श्वसन, स्वाद में सुधार, रंग का निखार। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है नमी का वाष्पीकरण और श्वसन, नमी का वाष्पीकरण और श्वसन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फसल कटाई के बाद की अवधि में गुणात्मक हानि का सबसे अच्छा वर्णन करता है। वहां पर मात्रात्मक बोला था, यहाँ पे गुणात्मक। पोषण मूल्य में वृद्धि, भंडारण लागत में कमी, पैकेजिंग गुणवत्ता में वृद्धि, संवेदी गुणों का ह्रास। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाता है संवेदी गुणों का ह्रास। जो है संवेदी गुणों का ह्रास जो है फसल कटाई के बाद की अवधि में गुणात्मक हानि का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कटाई के बाद की अवधि में पोषण संबंधी गिरावट में क्या शामिल है, आवश्यक पोषक तत्वों की कमी, नमी की मात्रा में वृद्धि, पैकेजिंग के तरीकों में सुधार, परिवहन समय में कमी। पोषण संबंधी गिरावट में क्या शामिल है, पोषण संबंधी गिरावट में तो भैया पोषक तत्वों की कमी होगी। पोषण संबंधी गिरावट में क्या होगी, पोषक तत्वों की कमी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, अमरूद के पेड़ लगाने के लिए अनुशंसित दूरी कितनी चाहिए होती है। अमरूद के पेड़ लगाने के लिए अनुशंसित दूरी, क्या नहीं हो रहा है भैया हर्षित पांडे जी इतने जल्दी। 125 क्वेश्चन है आज इसमें। अमरूद के पेड़ लगाने के लिए अनुशंसित दूरी कितनी है, 90। क्वेश्चन नंबर 90। तो 4.5 गुणा 4.5, 5.5 गुणा 5.5 मीटर, 7.5 गुणा 7.5 मीटर, 6.7 गुणा 6.7। तो भैया 6.7 गुणा 6.7 मीटर की अनुशंसित दूरी लगाई जाती है अमरूद के पेड़ लगाने के लिए, ठीक। आवश्यक। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो ये देहरादून के अंदर है। कहाँ पर है, देहरादून। अर्नोन और स्ट्राउट को पौधों की वृद्धि के लिए किस तत्व की अनिवार्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो भैया इन्होंने कौन सा पोषक तत्व खोजा था, मोलिब्डेनम। कौन सा तत्व खोजा था, मोलिब्डेनम। स्पीड बहुत ज्यादा है भैया, 125 क्वेश्चन है ना, तो इस वजह से स्पीड ज्यादा रखनी पड़ रही है। अर्नोन स्ट्राउट को पौधों की वृद्धि के लिए किस तत्व की अनिवार्यता की खोज की थी, तो मोलिब्डेनम की अनिवार्यता की खोज की थी किसने, आपका जो है अर्नोन स्ट्राउट ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, चलो थोड़ा सा स्लो करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 93 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से किस श्रेणी का जल संभर सबसे बड़ा होता है? सूक्ष्म, उप, मैक्रो या मिनी? कौन सा भैया सबसे बड़ा होता है? तो आपका सबसे बड़ा होता है मैक्रो वाटर सेट। कौन सा होता है? मैक्रो वाटर सेट। अगला क्वेश्चन, 1 से 100 हेक्टेयर के बीच के क्षेत्र को कवर करने वाले जल संभर को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जल संभर, उप वाटर सेट, मैक्रो वाटर सेट, मिनी वाटर सेट? तो इसे हम कहेंगे भैया आपका, क्या कहेंगे? आपका मिनी वाटर सेट कहेंगे। 1 से 100 हेक्टेयर, 1000 से 10,000 हेक्टेयर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? 1000 से 10,000, 1000 से 10,000 वाले को हम क्या कहेंगे? मिली वाटर सेट कहेंगे, है ना। 1000 से 10,000 वाले को क्या कहेंगे? मिली वाटर सेट। अगला क्वेश्चन, यदि एक जल ग्रहण क्षेत्र 15,000 हेक्टेयर मापता है तो इसे वर्गीकृत क्या करते हैं? 15,000 हेक्टेयर है तो क्या कहेंगे इसे? तो ये हम इसे क्या कहेंगे? आपका जो है उप वाटर सेट, सब वाटर सेट कहेंगे, उप वाटर सेट कहेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जल समर कवर किए गए क्षेत्र की सीमा क्या है? सूक्ष्म जल समर द्वारा कवर किए गए क्षेत्र की सीमा तो वो होती है आपकी 100 से 1000 हेक्टेयर। कितनी होती है? 100 से 1000 हेक्टेयर। अगला प्रश्न 98, क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्राथमिक कारण है? ओजोन परत द्वारा परावर्णीय किरणों का अवशोषण, वायुमंडल में गैसीय कणों, अणुओं और कणों का निकलना, हवा में मौजूद कणों का गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन पर जमा होना, प्राकृतिक वन छतरियों के माध्यम से हवा का निस्पंदन। तो वायुमंडल में गैसीय कणों, अणुओं और कणों का निकलना। अगला क्वेश्चन, फसलों पर जल भराव के प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम माने? मिट्टी की नियमित जुताई करें, अतिरिक्त नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की आपूर्ति, उपयुक्त जल निकासी उपलब्ध कराने और रोपण घनत्व में वृद्धि। फसलों पर जल भराव के प्रतिकूल प्रभाव को बचने के लिए कौन सी विधि जो है अपनाई जाती है? तो उपयुक्त जल निकासी उपलब्ध कराना, उपयुक्त जल निकासी उपलब्ध कराना जो है आपका जो है फसलों पर जल भराव के प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए जो है अपनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जीव आमतौर पर मिट्टी में पाया जाता है और पोषक चक्र और अपघटन में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? तो ये कौन सा जीव है? तो वो है आपका जीवाणु। कौन सा है? जीवाणु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 है, कौन सा मृदा जीव कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए महत्वपूर्ण और पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाने, खनिज अवशोषण को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है? तो वो है भैया कवक। कवक को जो है आपका सहजीवन के लिए जाना जाता है ना। कौन सा मृदा जीव कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए महत्वपूर्ण है और पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाने, खनिज अवशोषण को बढ़ाने के लिए जाना जाता है? तो भैया वह कौन सा है? आपका कवक है। कृषि लागत और मूल्य आयोग एवं भारतीय खाद्य निगम का गठन कब, किस वर्ष हुआ था? कृषि लागत और मूल्य आयोग और आपके एवं भारतीय खाद्य निगम का गठन कब हुआ था? तो 1965, सॉरी कब हुआ था भैया? 1988, 1998, 1965, 1935। तो आपको 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965। भारत में कृषि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? तय करने की बात कह रहा है भैया, कौन तय करता है? भारत में कृषि के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कौन तय करता है? कौन तय करता है? चलिए देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन में कृषि लागत और मूल्य आयोग, वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, नाबार्ड। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी तय करता है। कौन तय करता है बच्चों? सीएसीपी। नया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य सुनिश्चित करना कि पर्याप्त आपूर्ति हो। जो नया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है इसका क्या सुनिश्चित, कौन से लक्ष्य को? चावल, अनाज, गेहूं की पूर्ति, गेहूं, अनाज, दालों की पूर्ति, चावल, अनाज, दालों या चावल, गेहूं, दालें, किसकी पूर्ति करना है भैया? तो इसका लक्ष्य है चावल, गेहूं व दालों की पूर्ति करना। कौन से? आपके नए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य सुनिश्चित करना है किसकी? चावल, गेहूं और दालों की आपूर्ति करना। ठीक। अगला क्वेश्चन 105 है, वह तकनीक जो व्यापारियों को कीमत से में अधिक गिरावट से बचाती है कहलाती है स्पेक्यूलेशन, फ्यूचर ट्रेडिंग, हेजिंग या बचने के लिए क्या कहलाता है भैया? 105 हेजिंग कहा जाता है। वह तकनीक जो व्यापारियों को कीमत में अत्यधिक गिरावट से बचाती है वह क्या कहलाती है? हेजिंग कहलाती है। सर क्लास के टाइम ऐड बंद कर दिया करो। मुझे पता नहीं है ऐड बंद कैसे होते हैं, ठीक है,
कोई टेक्निकल बंदा पूछूंगा कैसे ऐड होते हैं। अरे भैया घोषणा तय करने की बोल रहा हूं। तय मतलब कि सिफारिश करना, उसको कैलकुलेट करना। तय मतलब करना आपका जो कैलकुलेशन करना है ना। तय करने का काम सीएसीपी करेगी, लेकिन उसकी मंजूरी घोषणा कौन देगा? आपका केंद्र सरकार देगी, है ना। ये बताया था हमने। सिफारिश करेगा सीएसीपी, सिफारिश करेगा, तय करेगा, कैलकुलेट करेगा और फिर उसको तय करके बताएगा सरकार को, है ना। अगला क्वेश्चन, एकाधिकार प्रतियोगिता शब्द का अर्थ है बड़ी संख्या में विक्रेता विषम वस्तुएं बेचते हैं, कुछ संख्या में विक्रेता विषम वस्तुएं बेच में निपटते हैं, बड़ी संख्या में खरीदार विषम वस्तुओं में सौदा करते हैं। क्या होता है भैया एकाधिकार प्रतियोगिता शब्द का अर्थ? तो इसका अर्थ होता है आपका बच्चों, बड़ी संख्या में विक्रेता विषम वस्तुएं बेचते हैं। अगला क्वेश्चन है, करके सीखना द्वारा दिया, किसके द्वारा दिया था? अल्फ्रेड मार्शल, सीमेन नेप, जोहान डेवी, इनमें से कोई नहीं। करके सीखना किसने दिया था? तो ये दिया था आपका जोहान डेवी ने। करके सीखना किसने दिया था? जोहान डेवी ने। एकीकृत बाल विकास सेवाएं पर शुरू की गई थी 1972 में, 1993, 1999, 1975 में। कब शुरू की गई थी एकीकृत बाल विकास सेवाएं? 1975 में। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, ये द्वारा से सॉरी रिपीट हो गया 1979, या ऑलरेडी हमने आपको बता दिया था, है ना। आगे आगे से ध्यान रखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन रिपीट ना हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 है, टी एंड भी प्रणाली को के रूप में जाना जाता है वस्टर प्रणाली, बेनोर योजना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम को किस रूप में जाना जाता है? ट्रेनिंग और विजिट को हम किस रूप में जानते हैं? तो आपके जो है वस्टर और बेनोर योजना के रूप में जानते हैं। वस्टर और बेनोर, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, वस्टर और बेनोर दोनों के रूप में जानते हैं ट्रेनिंग और विजिट को, टी एंड बी को। अगला क्वेश्चन, प्रदर्शन को लघु प्रकार का प्रदर्शन माना, किस प्रदर्शन को लघु प्रकार का माना जाता है? तो आपका जो है मेथड जो आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन, ऐसे क्या कहा जाता है? लघु प्रकार का प्रदर्शन कहा जाता है। मधुमक्खियां प्रोपेलिस का उपयोग किस लिए करती हैं? लार्वा को खिलाने के लिए, छत्ते में दरारें सील करने के लिए, शहद बनाने के लिए, रानी को आकर्षित करने। प्रोपेलिस, मधुमक्खियां प्रोपेलिस का उपयोग किस लिए करती हैं? तो ये करती हैं भैया छत्ते में दरारें सील करने के लिए। प्रोपेलिस का उपयोग किस लिए करती हैं? आपका छत्ते में दरारें सील करने के लिए। बूथ है यहाँ पर, बूथ, सॉरी इसमें बस्टर और बेनोर के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 है, कोकून में से रेशम के तंतुओं को खोलना क्या कहलाता है? कॉर्डिंग, रोलिंग, रीलिंग या बुनाई। कोकून से रेशम के तंतुओं को खोलना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? आपका रीलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रीलिंग। मुर्गी पालन में चोंच मारने और नर भक्षण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य तरीका है? तो भैया कौन सा है? डी बिकिंग, कृमि मुक्ति, पंख निकालने में सुगंध। तो भैया हम डी बिकिंग करते हैं। 1/3 चोंच को हम क्या कर देते हैं? काट देते हैं। 1/3 चोंच को क्या कर देते हैं? हम काट देते हैं। अगला क्वेश्चन है 115, मीठे पानी की मछली पालन में किस प्रकार के पानी का उपयोग किया जाता है? खारा पानी, भूरा पानी, मीठे पानी, आसुत जल, किसका प्रयोग किया जाता है? तो भैया यहाँ पर हम मीठे पानी का प्रयोग करते हैं। मीठे पानी में भोजन के लिए टैंकों या बाड़ों में मछली पालने की प्रथा क्या कहलाती है? एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, जल कृषि या समुद्री कृषि। भोजन के लिए टैंकों या बाड़ों में मछली पालन क्या कहलाता है? जल कृषि कहलाता है ना। क्या कहलाता है? एक्वापोनिक्स कहलाता है। जल कृषि, एक्वापोनिक्स। अगला क्वेश्चन, मोटाई में वृद्धि के लिए किस प्रकार का पौधा उत्तक जिम्मेदार है? मोटाई में वृद्धि के लिए कौन सा जो उत्तक होता है वो जिम्मेदार होता है? कौन सा? हाँ बिल्कुल, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी, टीजीटी की अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोटाई में वृद्धि के लिए किस प्रकार का पौधा उत्तक जिम्मेदार है? मेरिस्टेमेटिक उत्तक, ग्राउंड संवहनी उत्तक, त्वची उत्तक। मोटाई में वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है? तो होता है मेरिस्टेमेटिक उत्तक। कौन सा? मेरिस्टेमेटिक। बाष्पीकरण पौधों की सतहों को ठंडा करने में किस प्रकार योगदान देता है? उस मिट्टी में से ऊष्मा ऊर्जा जारी करके।
जल वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करके पौधों के चारों ओर हवा की आवाजाही बढ़ाकर सूर्य के प्रकाश के प्रवेश को कम करके। वाष्पीकरण पौधों की सतह को ठंडा करने में किस योगदान करता है? तो भैया वो कैसे करता है? आपका जल वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करके, है ना। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 119 है, मिट्टी से बाष्पीकरण और पौधों से बाष्पोत्सर्जन, मिट्टी से बाष्पीकरण पौधों से बाष्पोत्सर्जन की संयुक्त प्रक्रिया का वर्णन के लिए किस शब्द का प्रयोग करें? बाष्पीकरण, बाष्पोत्सर्जन, बाष्पीकरण, बाष्पोत्सर्जन, संघनन। ई बिफोर ट्रांसपायरेशन या बाष्पीकरण बाष्पोत्सर्जन, ई बिफोर ट्रांसपायरेशन या बाष्पीकरण बाष्पोत्सर्जन का प्रयोग करेंगे। फूल के नर प्रजनन अंग क्या कहलाते हैं? कार्पेल, पंखुड़ी, स्टेमेन या पिस्टल। तो भैया नर प्रजनन अंग को हम क्या कहते हैं? आपका स्टेमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमेन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में तने का कार्य है? खनिजों को अवशोषित करना, प्रकाश संश्लेषण का संचालन करना, पत्तियों और फूलों को सहारा देना या बीज उत्पादन। तो भैया नॉर्मली आपका तना क्या करता है? आपका जो पत्तियां और तना है, पत्तियों और फूलों को सहारा देता है। तना काम क्या करता है? पत्तियों और फूलों को सहारा देने का काम करता है। पत्तियों और फूलों को सहारा देने का काम करता है कौन? आपका जो है तना। ठीक। अगला क्वेश्चन, पौधे का कौन सा भाग भंडारण अंग के रूप में कार्य करता है और वानस्पतिक प्रजनन में भी मदद करता है? पत्ती, तना, जड़ या बीज? भंडारण अंग के रूप में कार्य करता है और वानस्पतिक प्रजनन में भी मदद करता है। तो कौन सा भैया? कौन सा है? आपका जड़ है। जड़ मदद करती है ना। अगला क्वेश्चन, कोई ऑब्जेक्टिव बुक जो ठीक हो पढ़ने में। देखो एक हमने संकल्प बैच शुरू किया है। संकल्प बैच बेसिकली आपका एजीटीए के लिए है, गन्ना पर्यवेक्षक के लिए है। ठीक है, उसमें आपका यूपीजी के कंप्यूटर कराएंगे, लेकिन जिसमें जो क्वेश्चन कराने वाले हैं ना एग्रीकल्चर के, मैक्स से मैक्स क्वेश्चन, जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी सोर्स, जहां से क्वेश्चन जितने मैं बना सकता हूं उतने क्वेश्चन बना रहा हूं संकल्प बैच। इतने मैक्सिमम 400 क्वेश्चन अभी जनरल के करा दिए, वर्गीकरण के 100 क्वेश्चन, जितना मैक्सिमम मैं क्वेश्चन बना सकता हूं उतने मैक्सिमम क्वेश्चन बना के करवाने वाला हूं संकल्प बैच में, है ना। तो जो ज्वाइन करना चाहे एजीटीए वाला वो कर सकता है। और देखो हर एक एग्जाम के लिए कंप्यूटर और यूपीजी के छोड़ देना अगर ये नहीं करना हो, आपका देखो सोमवार से शुक्रवार तक उसमें केवल एग्रीकल्चर चलता है, और एग्रीकल्चर इस लेवल का चलता है ना कि एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। संकल्प बैच ऐसा बैच है कि एमसीक्यू बेस पर आपके सारे जो है टॉपिक कवर करा देगा, और इसमें हमने कोशिश ये की है मैक्स से मैक्स क्वेश्चन, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे उतने मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें प्रोवाइड कराएंगे। और जो बच्चे संकल्प बैच से जो है प्रैक्टिस कर लेंगे उनका सिलेक्शन तय है, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें इतने क्वेश्चन मिलने वाले, कोई बुक काम नहीं करेगी उसके आगे। करीबन एग्जाम तक देखो अप्रैल तक मैं अप्रैल, हाँ बिल्कुल बताऊंगा हर्षित पांडे जी, अप्रैल तक देखो, अभी दिसंबर से शुरू किया था मैंने, 16 दिसंबर से शुरू किया, 15 दिन तो ये हो गए आपका, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने, टीचर को 12,000 क्वेश्चन, 12,000 क्वेश्चन देने वाले हैं उसमें संकल्प बैच में, 12,000। और अगर की एग्जाम थोड़ा लेट हुआ तो करीबन 15,000 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे, 15-16,000। अच्छा हर्षित जी, बिल्कुल बताऊंगा हर्षित पांडे जी, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए, है ना। आप वेबसाइट पे विजिट कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का पौधा उत्तक जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाने के लिए जिम्मेदार? फ्लोएम, जाइलम, एपिडर्मिस, पैरेन्काइमा। किस प्रकार का पौधा उत्तक जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो भैया वो होता है आपका जाइलम। उसका प्राइस वैसे आपका जो है 400, वैसे 999 है, लेकिन आप एक कूपन कोड लगाएंगे DEC 50 तो आपका जो है 50% ऑफ हो जाएगा, 400 रुपए का पड़ेगा, सॉरी 500 रुपए का, 499 प्राइस है उसका, 499। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पौधों में जड़ों का प्राथमिक कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण, समर्थन, प्रजनन, पोषक तत्वों का परिवहन। क्या है भैया कार्य? प्राथमिक कार्य क्या है? तो भैया समर्थन। पौधों में जड़ों का प्राथमिक कार्य क्या है? आपका समर्थन करना, है ना। अगला क्वेश्चन 125वां क्वेश्चन है,
पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य है? श्वसन करना, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका प्रभाग। क्या काम है भैया पादप कोशिकाओं का? क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य है कोशिकाओं के अंदर? तो यह क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। चलिए फिर आपके जो है 125 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। चलिए अब मैं तो थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को बता दूं। अभी मैंने टीजीटी पीजीटी के लिए जो शुरू किया है वो केवल 2 चीज़ें शुरू की हैं बच्चों। वो शुरू किया आपका, एक तो देखो प्रैक्टिस सेट वाला जिसमें 30 प्लस टॉपिक टेस्ट देंगे और 30 प्लस प्रैक्टिस सेट देंगे, किसमें आपका 125 क्वेश्चन वाले आपके जो है प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के लिए, ठीक है, 299 में। और 199 6 महीने के लिए टेस्ट सीरीज है, 25 फुल टेस्ट इसमें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और ये पीडीएफ नोट्स है, जो बाय करना चाहे वेबसाइट पे जा सकता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सारी चीज़ें, आज वेबसाइट पे मैं विजिट ही कर लेता हूँ, है ना। वेबसाइट पे मैं जाता ही हूँ, ये मैंने ब्राउजर खोला है ना, मैंने ये ब्राउजर खोला, ये जो है विजन एग्री एकेडमी की साइट ओपन हो रही है। थोड़ा सा क्या है, ब्राउजर डिजिटल बोर्ड का स्लो काम करता है ना। ये विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट ओपन हो रही है, ये एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। देखिए ये है आपका संकल्प बैच, है ना, संकल्प बैच। इसमें 2 चीज़ें 999 में है, इसमें 2 चीज़ें करा रहे हैं। एक तो आपकी सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, लाइव सॉल्यूशन है। ये आपका देखो सामान्य कृषि का भी 400 क्वेश्चन हमने डाल दिए इसमें, पर डे का 100 क्वेश्चन। इसमें हम पर डे का 100 क्वेश्चन कराते हैं, पर डे का 100 क्वेश्चन। अगर ये आप पर डे 100 क्वेश्चन अगर ये प्रैक्टिस करते हो तो कैसे तैयारी नहीं होगी भाई। टॉपिक वाइज और पर डे के 100 क्वेश्चन टेस्ट के फॉर्म में देते हैं, 9 बजे इसका जो है पीडीएफ अपलोड करते हैं और 11 बजे इसकी आंसर की देते हैं। और इसकी जो आपके जो उत्तर कुंजी है वो अपने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप है, उसमें हम भंगवाते हैं हर एक बच्चे की, है ना। और इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। ये मात्र आपका ऑफलाइन में तो 3000 रुपये का है, लेकिन ऑनलाइन में इसका 999 प्राइस है वीडियो सॉल्यूशन के साथ है, ठीक है। तो ये आप लोग जो है परचेज कर सकते हैं अगर चाहो तो, है ना। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, क्योंकि देखो इतनी चीजें हम एजीटीए के लिए ला चुके हैं ऑलरेडी। देखो ब्रह्मास्त्र है, आपका प्रैक्टिस नोट्स है, आपका जो है 25 सेट पेपर वाला यहाँ पर उपलब्ध है, आपका जो है संकल्प बैच उपलब्ध है यहाँ पर, है ना। हाँ टीजीटी के लिए भी हम बताए दे रहे हैं, यहाँ पर हम जो कोर्स डालते हैं। देखो कोर्स सेक्शन में जाना है, यहाँ पर टीचिंग में जाना है। टीचिंग में आपको टीचिंग में आपको टीजीटी में आपका देखो ये यहाँ पर एग्रीकल्चर वाला टीजीटी मिल जाएगा, इस पे देख लो। टीजीटी में देखो हमने कितना कुछ प्रोवाइड करा दिया है अभी तक। टीजीटी के लिए हो लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी में आपका जो है नोट्स है और आपका जो है प्रैक्टिस सेट पेपर यहाँ पर उपलब्ध है ना। और बाकी टेस्ट सीरीज भी, टेस्ट भी आपके उपलब्ध है। अभी 5 ही ऐड हुए और भी आपके ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों, है ना। और सेशन को ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर ये सेशन अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों।